सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का कंसेप्चुअल लेक्चर स्टार्ट किया था। उसमें हम सबसे पहले हमने सिलेबस डिफाइन किया। सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स मोटे तौर पे हम लोगों ने किए। इंट्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, फिनेंशियल मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फाइनेंस, बजट एंड टैक्सेशन और फॉरेन ट्रेड। तो अभी फिलहाल हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। वी आर गोइंग थ्रू इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बीच में। कंज्यूमर के लिए जो रिसोर्सेस होता है वो क्या होता है? मनी और टाइम होता है। प्रोड्यूसर्स के लिए जो रिसोर्सेस होता है वो क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार होते हैं। प्रेजेंट में एक और ऐड होता है, दैट इज टेक्नोलॉजी। सो दीज आर द 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस ये दो बच्चे को बैलेंस करने के लिए कौन होता है? गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट पेरेंट है और इसके ये दो बच्चे हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो हमने देखा इकोनॉमिक्स क्या होता है? साइंस ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड हैं। हमारे वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। और इसका हर रिसोर्सेस का हम लोग ऑल्टरनेट यूज भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया था, ओइकोनोमोस। ओइकोनोमोस दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। अरिस्टोटल ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर हमने देखा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स थे इकोनॉमिक्स के: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करना है, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, जब से हमने सवाल पूछा व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करना है, हमारे पास उत्तर मिल के आया, आंसर। दो तरह के गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। जो कंज्यूमर गुड्स होता है वो कंज्यूमर इस्तेमाल करता है अपने एंड्स के लिए, और कैपिटल गुड्स जो होता है वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है फर्दर उसको आगे प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर इसलिए इस्तेमाल करता है, क्यों? क्योंकि उसे सेटिस्फैक्शन होता है। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे प्रॉफिट बनाना है। कंज्यूमर जो खर्चा कर रहा है उसको एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर जो खर्चा कर रहा है उसको इन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है? लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव बोले तो लेबर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे एज कंपेयर टू कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे एज कंपेयर टू लेबर। एग्जाम्पल, हैंडलूम वीविंग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के लिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। अगला सवाल था होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है? अमीर लोगों के लिए करना है, गरीब लोगों के लिए करना है? जो गरीब लोगों के लिए करना है तो उस गुड्स को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल गुड्स। जो अमीर लोगों के लिए करना है उसको बोलेंगे लग्जूरियस गुड्स। फिर हमने देखा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स देखने के पहले हम लोगों ने देखा था, एक्टिविटीज डिफाइन किया था। दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसे एक्टिविटीज जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो वो किस लिए होते हैं? फिर सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसका प्रोसेस क्या होता है? 4 स्टेप में होते हैं। प्रोडक्शन, कोई भी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर एक्सचेंज किया जाता है, या फिर कंज्यूम किया जाता है। दैट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दो ब्रॉडली क्लासिफाइड है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे एक्चुअली किस चीज की स्टडी करते हैं? डिमांड और सप्लाई की स्टडी करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी होगी और उसको प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे होता है। तो वहां पे जो डिमांड और सप्लाई हम लोग करेंगे वहां पे टर्म आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मतलब टोटल। यहाँ पे हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे और ये इनकम थ्योरी के बीच में आता है। फिर हमने डिफरेंस देखा था डेवलप्ड कंट्री
और अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री में। डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि वहां पे जो इनकम की इनइक्वालिटी है वो कम है, इनकम इक्वालिटी ज्यादा है, लोगों के पास मोर और लेस लगभग सेम पैसा है, जिसके कारण से चीजें डेवलप्ड हैं, उनका परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट सेम वगैरह सब चीजें, इसलिए वो डेवलप्ड हैं। डेवलपिंग और अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड वाले सिचुएशन में इनकम इनइक्वालिटी काफी ज्यादा वाइड है, काफी ज्यादा बड़ी है। इसलिए इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने दो तरह से डिफाइन किया था। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मतलब टाइप्स बताए थे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव निगेटिव वाला नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बताते हैं कि व्हाट वाज, मतलब ये रियलिस्टिक के बारे में बात हो रही है, प्रैग्मेटिक चीजें हैं कि क्या था, क्या है, क्या होगा, डेटा, फैक्ट्स, ये सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के पार्ट आते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में एक्चुअली क्या होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में, व्हाट ऑट टू बी, दैट इज वैल्यूज, जजमेंट्स, ओपिनियन, ये सब आते हैं। यहां तक क्लियर सारी स्टोरी? ओके, नेक्स्ट रीडिंग लिखिए। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रैकेट में लिखिए इकोनॉमिक थ्योरीज। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रैकेट में इवोल्यूशन थ्योरीज। ओके। इवोल्यूशन पॉइंट, इकोनॉमिक। हाँ, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रैकेट में इवोल्यूशन थ्योरीज, कैमरा पे। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रैकेट में इवोल्यूशन थ्योरीज। इसमें पहला पॉइंट आप लिखोगे, मतलब पॉइंट वाइज है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं जानी है। पहला पॉइंट लिखो, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एरो दीजिए, लिखिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ, एरो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जहां पे आपने लिखा है उसका वर्टिकल एरो दे दीजिए, और उसके बारे में लिखो, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर। ठीक, इसके नीचे लिखो 1776। 1776। 1776। एरो दीजिए पूरा, वर्टि हॉरिजॉन्टल एरो। 1776 लिखा आपने, फिर हॉरिजॉन्टल एरो दीजिए, लिखिए एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations, and causes of wealth of nations, inquiry into the nature and causes of wealth of nations, wealth of nations। तो वहां पे कनेक्शन लिख लो। 17 का मतलब क्या होता है? डक होता है। 76 का मतलब होता है काजू होता है। तो एक ऐसा बतख है जो काजू खा रहा है, मतलब काफी अमीर बतख है वो। बतख, वो काजू खा रहा है, तो अमीर बतख है, तो अमीर से वेल्थ पकड़ लेना है। अमीर से वेल्थ पकड़ लेना है, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो एडम स्मिथ ने एक बुक लॉन्च किया था, वेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब ये इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी के बेसिस पे एडम स्मिथ ने सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स का ये पूरा कंसेप्ट वगैरह ये सब चीजों को अच्छी तरह से बताया था, और उन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द साइंस ऑफ वेल्थ। तो उसके नीचे लिखो इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब पैसे के साइंस को, धन के साइंस को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये किसने बोला था? एडम स्मिथ ने। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले, मतलब इनिशियली काफी एंशियंट एजेस में, वो तो बताया था कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, वो ग्रीक वर्ड है। उसके बाद एडम स्मिथ अराउंड 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, और एक फॉर्मल डिस्कशन शुरू हो जाता है पूरी दुनिया में, जब लोग पढ़ना उड़ना शुरू करते हैं पैसे को लेकर के, फॉर्मली ऑफिशियली, थोड़ा और बेहतर तरह से।
तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है एडम स्मिथ को। ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर थे। 1776 में इन्होंने बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशंस, दैट इज इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, एंड ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ। क्लियर यहां तक? तो एक पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसके बाद आते हैं एल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। एरो दीजिए, लिखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर से एरो दीजिए, दैट मीन्स उसके नीचे, एरो के नीचे एरो दो। एल्फ्रेड मार्शल लिखा, एरो दिया, लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो एरो दिया है उसी के नीचे फिर से एरो दो, लिखो मीन्स टू एंड्स। मीन्स टू एंड्स। तो इन्होंने दो चीज बताई। इन्होंने इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को दिया था, किसके क्या एक्चुअली प्रिंसिपल्स हैं। उन्होंने ये बोला था कि इकोनॉमिक्स जो बेसिकली है ना, वो एक साधन है एंड तक पहुंचने का। मतलब जो कुछ भी हम लोग अल्टीमेटली लाइफ में करते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? इकोनॉमिक्स के थ्रू ही करेंगे, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। मीन्स टू एन एंड्स। तो जैसे हम लोग हमें क्या चाहिए, जैसे सपोज मान लो हमें नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज कैसे मिलेगा? हम सपोज कोर्स करेंगे, तो हम कोर्स करने के लिए फीस लगेगी, तो पैसा दिए हम। तो पैसा जो दिए हैं वो कोर्स कर रहे हैं, वो मीन्स है क्या करने के लिए? नॉलेज गेन करने के लिए, एंड्स को पहुंचने के लिए। हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। फ्लाइट पकड़ने के लिए, फ्लाइट लेने के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, टिकट कटाना पड़ेगा। तो वो जो हम टिकट कटा रहे हैं, पैसा हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो एक साधन है। पैसा क्या, एक साधन है जिससे हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली हम बॉम्बे पहुंच रहे हैं। तो पैसा जो है वो एक साधन है जिससे आप कोई भी एंड तक पहुंचते हो। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? एल्फ्रेड मार्शल। समझ में आया है बात? तो तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है हम साधन तक मिलेगा ही नहीं, पहुंचेंगे ही नहीं। प्रैक्टिकली अगर देखो तो बिना पैसे का कुछ होगा ही नहीं, इकोनॉमी डिस्टर्ब, कुछ नहीं मिलेगा आपको बिना पैसे के। तो पैसा है तो वो एक मीन्स है एंड्स तक पहुंचने का। इसके बाद लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट, लियोनेल रॉबिन्स। LIONEL। लायोनेल या लियोनेल, LIONEL। 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 इसको लायोनेल बोलो या लियोनेल बोलो, जो बोलना है बोलो। लियोनेल रॉबिन्स। ROBBINS, रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स। एरो दीजिए, लिखिए ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। तो लियोनेल रॉबिन्स ने बोला ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? स्कार्स हैं, मतलब बहुत कम है हमारे पास में। तो वही स्कार्सिटी में जो रिसोर्सेस हैं उसका हम अगर ऑप्टिमम एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया? लियोनेल रॉबिन्स ने। तो रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, उसका हमने काफी इफेक्टिव और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ना ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना है ना अंडर एक्सप्लॉयटेशन करना है। अंडर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो किसी के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए ऑप्टिमम एलोकेशन करना है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? लियोनेल रॉबिन्स ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फिर लिखिए इकोनॉमिक्स। राइट, इकोनॉमिक्स। एरो दीजिए, लिखिए नोबेल प्राइज। फिर एरो दीजिए, लिखिए SVERIGES, स्वेरिग्स। SVERIGES। सर SE। SVERIGES, स्वेरिग्स। स्पेस देके रिस्क बैंक, RISK, रिस्क बैंक।
इसको बॉक्स में डालो, स्वेरिक्स रिस्क बैंक। बॉक्स से एरो निकालो, लिखो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक। ये पहला, वो दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक था। ठीक है। फिर उसी में पॉइंट लिखो, एस्टैब्लिश्ड ऑन सितंबर 17 1668। established on September 17 1668 in Stockholm, Sweden। in Stockholm, Sweden। 1768। 1668। 17 सितंबर, 17 सितंबर, मोदी का बर्थडे। मोदी का बर्थडे कब है? 17 सितंबर। मेरा बर्थडे कब है? 14 सितंबर। तो 17 सितंबर मोदी के बर्थडे के दिन ये दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश हुआ। कहाँ पे? स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है। नोबेल प्राइज जब आया था तब उस समय इकोनॉमिक्स को नहीं होता था। तो जैसे ही ये डेवलप हो गया ना, स्वेरिग्स रिस्क बैंक, तो इसके बेसिस पे इसी का नाम रखा गया स्वेरिग्स रिस्क बैंक प्राइज, जिसको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो लिखिए, पॉइंट लिखते चलो, ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज स्वेरिग्स रिस्क बैंक प्राइज। SVERIGES, Sverig's Risk Bank Prize. The Nobel Prize in Economics is known as Sverig's Risk Bank Prize. रिस्क Next आ रहा point. है। हाँ, RIKS, रिक्स, RIKS BANK। मैंने रिस्क लिखा, रिक्स होगा। RIKS BANK, रिक्स, RIKS BANK, रिक्स बैंक प्राइज। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज स्वेरिग्स रिक्स बैंक प्राइज। नेक्स्ट पॉइंट। द स्वेरिग्स द स्वेरिग्स रिक्स बैंक द स्वेरिग्स रिस्क बैंक, मतलब रिक्स बैंक, रिकग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक, रिकग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक, was established on 17 September, was established on 17th September 1668, 1668 in Stockholm, Sweden, in Stockholm, Sweden. Next point. The first Nobel Prize in Economics, the first Nobel Prize in Economics was awarded jointly to Ragnar Frisch, Ragnar, Ragnar Frisk, FRISCH, Ragnar Frisk, and Jan Tinbergen,
एंड जैन, JAN, जैन टिनबर्गन, TINBERGEN, टिनबर्गन, इन 1969, इन 1969। तो सेकंड नेम क्या था? जैन टिनबर्गन, JAN, जैन टिनबर्गन, TINBERGEN, in 1969. So the first Nobel Prize in Economics was awarded jointly to Ragnar Frisch and Jan Tinbergen in 1969. Next point. Adam Smith, Adam Smith, hyphen दीजिए, Scottish political economist and philosopher, Scottish political economist and philosopher. इसने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, पहले लिखो, इसके नीचे लिखो, नंबर ए, स्मॉल ए, वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776, वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776। फिर नंबर बी, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, 1759, 1759। जहां पे वेल्थ ऑफ नेशन 1776 है, वहां पे कनेक्शंस आप लिख लीजिए। वेल्थ मतलब धन, तो बतख काफी धनी है, जिसके कारण से वो काजू खाता है, तो 1776, दैट मीन्स डक इज रिच एंड हेंस इट इट्स काजू। तो 1776, सो वेल्थ ऑफ नेशंस कब आया? 1776 में। दूसरा, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। अब सेंटिमेंटल कोई इंसान हो जाएगा तो इसका मतलब वो गया, उसका मेंटल डिप्रेशन में गया वो। अब मेंटल डिप्रेशन में गया तो कौन गया? बतख गया मेंटल डिप्रेशन में, तो उसको पकड़ के लैब लेके गए ठीक करने के लिए उसको। तो बतख मेंटल डिप्रेशन में चला गया, सेंटिमेंट्स उसके हर्ट हो गए, तो उसको फिर लैब लेकर के गए। लैब मतलब 59। तो थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759, ये दो याद रहेंगे। वेल्थ ऑफ नेशंस 1776, थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759। तो पहले थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स ही आया था, उसके बाद वेल्थ ऑफ नेशंस आया, ठीक है। इसके नीचे वर्टिकल एरो दीजिए, लिखिए द इनविजिबल हैंड्स, वर्टिकल एरो देकर के लिखिए द इनविजिबल हैंड्स, द इनविजिबल हैंड्स। थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स के नीचे। मतलब ये एडम स्मिथ का ही कॉन्सेप्ट है। एडम स्मिथ ने दो बुक दिए, उसके बाद एरो दीजिए, उसने कॉन्सेप्ट दिया द इनविजिबल हैंड्स, फिर एरो दीजिए, लिखिए वर्टिकल एरो, द अनफोर्सीन फोर्सेस, द अनफोर्सीन फोर्सेस, द अनफोर्सीन फोर्सेस that guides a free market economy, that guides a free market economy, that guides a free market economy, that guides a free market economy। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेगनार फ्रिस्क coined the terms micro and macro, रेगनार फ्रिस्क, रेगनार, RAGNAR, रेगनार फ्रिस्क coined the terms micro and macro। ये तो माइक्रो मैक्रो जो कॉन्सेप्ट है, ये रेगनार फ्रिस्क ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, कॉमा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स,
published his seminal work, published his seminal work, published his seminal work, The Wealth of Nations in 1776. The Wealth of Nations in 1776. The Wealth of Nations in 1776. Next point. J.M. Keynes. J.M. Keynes. Keynes. J.M. Keynes, comma, father of macroeconomics. Father of macroeconomics. Father of macroeconomics. Introduced his book. Introduced his book. The General Theory of Employment. The General Theory of Employment. The General Theory of Employment, comma, interest and money. The General Theory of Employment, comma, interest and money in 1936. In 1936. तो इसका कनेक्शन लिख लो। केनिया मैच खेलता है। केनिया कंट्री जो है वो मैच खेलता है कि नहीं? खेलता है। कहाँ खेलता है केनिया? गड्ढे में खेलता है वो। 19 मतलब डीप, 36 मतलब मैच। तो केनिया से केन से याद रखो, केनिया जो होता है वो मैच कहाँ पे खेलता है? अंडरग्राउंड जाकर के गड्ढा में वो मैच खेलता है केनिया। सो 1936 में जेएम कीन्स ने ये कॉन्सेप्ट अपना दिया। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग अलग कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही है। इस तरह से इवैल्यूएशन था। समरी आपको ये समझना है कि शुरुआत हुई अरिस्टोटल से, अरिस्टोटल उसके बाद फिर आए एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के बाद आए अल्फ्रेड मार्शल, फिर लियोनेल रॉबिन्स, फिर ये सब स्टार्ट हुआ सेंट्रल बैंक, इसी के बेसिस पे इकोनॉमिक प्राइस देना शुरू हुआ। फिर लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए, मैक्रो माइक्रो, इस तरह से थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन इसका हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखे। ये हेडिंग खत्म, ये सेपरेट था, ये हेडिंग खत्म। नेक्स्ट हेडिंग इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। सुना है पहले वर्ड ये? हैव यू हर्ड ऑफ दिस? ये सुनो। नो सर। तृप्ति, अक्षय। बेंटन में सुना था सर, लाइक टाइम ट्रैवल करते हैं तो पैराडॉक्स यूनिवर्स होती है, इस तरह कुछ सुना है। वो वाला पैराडॉक्स। तृप्ति, आपने क्या सुना है? सर अभी मतलब मैं बाद में बताती हूँ। ओके। पैराडॉक्स का मतलब होता है ना कि मतलब विरोधाभास। ठीक है। आ, कहने का मतलब जैसे कोई भी एक चीज अच्छी है, जरूरी नहीं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो अच्छी ही होगी। समझ रहे हो? अगर एक चीज कोई अच्छी है तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो अच्छी होगी, वो जरूरी नहीं। अगर एक चीज बुरी है तो दूसरी चीज दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जरूरी नहीं वो बुरी हो। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। तो उसको एक तरह का पैराडॉक्स बोलते हैं। ठीक है। अब मान लो तो जैसे, हाँ बोले। एक समय पे कोई एक चीज मतलब दो चीजें सही नहीं हो पाती। किसी सिचुएशन में वो सही है तो किसी में वो सेम टाइम में किसी सिचुएशन में वो गलत है। गलत हो जाती है। ठीक है। जैसे अभी बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो एक कॉन्टेक्स्ट में लगता है कि हाँ अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज रील कल्चर में अभी जो जैसे हैं निब्बा निब्बी या फिर नंगा पुंगा लोग, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, कमा रहे हैं।
लाखों रुपए कमा रहे हैं अंग प्रदर्शन करके, वल्गैरिटी करके। दे आर अर्निंग 10 लाख 20 लाख पर मंथ फॉर डू दिस। तो हम लोग क्या करें, हमारा भी तो मकसद है ना पैसा कमाने का। लेकिन पैसा कमाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जितना हम लोग एक जन्म में नहीं कमाएंगे, वो लोग एक साल में कमा लेंगे वो चीज, उतना उतना पैसा, है कि नहीं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि पढ़ना चाहिए, पढ़ो 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 पढ़ो। लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल दो, नहीं पढ़ना, पढ़ने से क्या होगा, पैसा थोड़ी मिलेगा। तो एक तरफ पे पढ़ना अच्छा है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना अच्छा नहीं है। समझ रहे हो। तो वही चीज है, विरोधाभास। एक समय में कोई अच्छी है तो दूसरे समय में जो हो सकता है कि वो अच्छी ना हो, सही, ठीक है। तो उसी तरह से माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स होता है। लिखिए, व्हाट इज गुड एट माइक्रो मे बी बैड एट मैक्रो एंड वाइस वर्सा। व्हाट इज गुड एट माइक्रो मे बी बैड एट मैक्रो एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल से समझो। माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, चलिए आशीष को पकड़ते हैं। आशीष, आपको अगर सपोज मान लो 10 लाख रुपए अभी के अभी कोई आकर के पहुंचा दे घर के बाहर, ठीक, तो आप 10 लाख रुपए का क्या करेंगे, सारा एक बार में खर्चा कर देंगे या सेव करेंगे कुछ। सेव करेंगे। सेव करेंगे माइक्रो लेवल। तो हम सोचते हैं कि माइक्रो लेवल पे सेविंग करना अच्छा है, सोचते हैं। हमारे पास सैलरी आई, पैसा है, तो ठीक है चलो जो इमरजेंसी काम है कर लो, बाकी बचा लो, सेव कर लो माइक्रो लेवल पे। यही चीज सेविंग करना अब मैक्रो लेवल पे आप देखो। मैक्रो लेवल मतलब पूरे देश के लोगों पे, ठीक। पूरे देश के पर्सपेक्टिव में सारे लोग ही अगर पैसा सेव करने लग गए, समझ रहे हो, सारे लोग ही पैसा सेव करने लगे, तो इसका मतलब डिमांड क्या होगा मार्केट में, कम होगा या ज्यादा होगा प्रोडक्ट्स का। घट जाएगा। घट जाएगा, डिमांड घट जाएगा, क्योंकि पैसा मार्केट में फ्लो नहीं हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, लोगों के घर में जा रहा है, तो पैसा सेव हो रहा है, तो डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। डिमांड यदि अगर कम हुआ तो इसकी जीडीपी बढ़ेगी घटेगी। घट जाएगी। घट जाएगी। जीडीपी अगर घटेगी तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी घटेगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो फिर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है लोगों का वो बढ़ेगा घटेगा। घट जाएगा। तो जीडीपी घट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रहा है, और क्या बोलते हैं ना, रेवेन्यू कम हो जा रहा है, किसके कारण से, सेविंग करने के कारण से। लेकिन वही अगर आशीष इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग करता तो उसको फायदा मिलता। तो माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, सेविंग करना अच्छा है। लेकिन मैक्रो लेवल पे अगर हम लोग देखें, सारे देश के सारे लोग सेविंग करेंगे तो गड़बड़ है, फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगा। तो देखो, सेविंग ही है कॉन्टेक्स्ट, लेकिन माइक्रो लेवल पे अच्छा है, मैक्रो लेवल पे खराब। तो इसी को बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखी, इकोनॉमी। इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। अब कॉन्टेक्स्ट ये समझना, दो वर्ड हैं यहाँ पे, इकोनॉमी है और इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली एक सब्जेक्ट है जिसमें रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, थ्योरीज होती है। तो वो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमी इज नॉट द सब्जेक्ट। इकोनॉमी इज बेसिकली समथिंग related to a region or a place where we study all those principles and laws in context of that place। समझ रहे हो। जैसे इंडिया के बारे में पढ़ना है, इंडिया की इकोनॉमी पढ़नी है, तो हम क्या करेंगे, हम जो लॉज है, थ्योरीज है, उसको अप्लाई करेंगे पढ़ने के लिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को। तो जो हम इंडिया पे अगर हम फोकस कर रहे हैं और इंडिया के लॉज, मतलब जो यूनिवर्सल लॉज
हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे, प्लेस पे, तब उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिया की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी। समझ में आया? तो इकोनॉमी इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज रिलेटेड टू अ प्लेस जहां पे हम लोग क्या कंजम्पशन हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उसके पूरे एनालिसिस वगैरह सब चीज करते हैं। तो इसको आप शॉर्ट में ही लिख लो, एक सर्कल बनाओ, मेक अ सर्कल। सर्कल के बाहर में आप लिखिए प्लेस स्लैश रीजन। जैसे वेन डायग्राम बनाते हो ना, सर्कल बनाए, उसके बाहर में आप लिखते हो प्लेस स्लैश रीजन। अब उस सर्कल में दो एरो घुसा दो, एक साइड से घुसाओ एक एरो, दूसरे साइड से एक एरो घुसाओ। एक एरो जो घुस रहा है वो लिखो कंज्यूमर या कंजम्पशन, और दूसरे साइड से जो एरो घुसाया आपने उसमें लिखो प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन। तो सिंपलेस्ट है, इसमें और भी ब्ला ब्ला चीजें हैं बट जरूरत नहीं है। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, मतलब एक प्लेस को स्पेसिफाई कर लिया। अब उस प्लेस पे कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके पूरा स्टडी का जो प्रोसेस है, इसको इकोनॉमी बोल रहे हैं। तो उस सर्कल की इकोनॉमी देखना है हम, तो क्या देखेंगे, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और एक्चुअली हो क्या रहा है अंदर में, व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली। तो पॉइंट्स लिखिए, लिखिए रिलेटेड इट इज, लिखिए नॉट अ सब्जेक्ट, इकोनॉमी। पॉइंट लिखो शॉर्ट में, नॉट अ सब्जेक्ट, बस दो पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो नॉट अ सब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट लिखिए रिलेटेड टू अ प्लेस, रिलेटेड टू प्लेस, रिलेटेड टू प्लेस। तो इसमें कॉन्सेप्ट खाली समझते चलना, एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट से बनेंगे बहुत सारे, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसके लिए अलग तरीका है अपना अप्लाई करने का, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए ये चीज। सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया है, लेके कैपिटल ए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके तीन ब्रांचेस बनाइए, लिखिए डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड इकोनॉमी। तो फास्ट फास्ट लिखो, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट लिखिए कैपिटल बी, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ। बेसिस इकोनॉमिक सिस्टम। इसके तीन ब्रांचेस बनाइए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर नेक्स्ट सी, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। उसके चार ब्रांचेस बनाइए, लिखिए, लिखिए लोएस्ट इनकम कंट्री, लोएस्ट इनकम कंट्री LIC,
नेक्स्ट, लोएस्ट मिडिल इनकम कंट्री LMIC, लोएस्ट मिडिल इनकम कंट्री LMIC। फिर नेक्स्ट, अपर मिडिल इनकम कंट्री UMIC, अपर मिडिल इनकम कंट्री UMIC। फिर HIC, दैट इज हायर इनकम कंट्री। हायर इनकम कंट्री। लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हायर इनकम। ठीक है। जहां पे आपने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, वहां पे आप ब्रैकेट में लिखो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन। अब स्क्रीन पे देखो, दिख रहा है? देखिए, वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन बाय इनकम लेवल। तो ये जो चीज दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, दैट इज डार्क ग्रीन, हाई इनकम। मतलब ये बताओ, कॉन्टिनेंट्स याद है तो क्या है ये? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका, साउथ हाँ। अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका। यूरोप। यूरोप, यूरोप। एशिया, एशिया। एशिया। ओशियानिया, ओशियानिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो डार्क ग्रीन कहाँ कहाँ दिख रहा है? नॉर्थ मैक्सिको, अमेरिका वाले में, यूएसए। ये वाला पोर्शन में। और फिर इधर आपका ऊपर हम्म। रशिया और यूरोपियन कंट्रीज में। सो दिस इज हाई इनकम, डार्क ग्रीन से हाई इनकम। फिर आता है अपर मिडिल इनकम। अपर मिडिल इनकम उससे नीचे थोड़ा सा पैसा कम, तो मतलब सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, तो ये अपर मिडिल इनकम में आता है। फिर ये आपका, ये सब, ये कौन सा कंट्री है? चाइना। हाँ, चाइना। ठीक है। और ये तो ये कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एंड ब्ला ब्ला। तो ये सब कंट्रीज, फिर यहाँ पे अफ्रीकन के इधर दो कंट्रीज है, फिर आपका ये सब दो कंट्रीज। तो ये आपका अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है। ठीक है। फिर आता है लो मिडिल इनकम, मतलब लाइट पिंक। लाइट पिंक, इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज में है। अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखो पिंक पिंक, ये सब लाइट 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 लाइट। फिर ये आपका, ये पाकिस्तान है, और ये क्या है? ईरान। अफगानिस्तान। क्या है ये? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है सब। अफगानिस्तान। तो ये जो डार्क पिंक वाले कंट्रीज है, अधिकतर मेजरली अफ्रीकन कंट्रीज, और ये आपका अफगानिस्तान और ये सब। ठीक है। तो दीज आर लो इनकम कंट्रीज, दीज आर लो इनकम कंट्रीज। तो चार तरह के क्लासिफिकेशन हैं वर्ल्ड बैंक का। ये जो क्लासिफिकेशन है, आपको दिखा यहाँ पे, लो इनकम LIC, दूसरा लो मिडिल इनकम LMIC, फिर अपर मिडिल इनकम UMIC, फिर हाई इनकम HIC। अब यहाँ पे ये जो मैं प्ले करूंगा, ये ईयर वाइज आप देखोगे कि ये पूरे रीजन्स में कैसे ये शिफ्ट कर रहा है। ये समझ रहे हो क्या हो रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग? यस सर। क्या हो रहा है बताओ? पर ईयर के हिसाब से डेटा चेंज हो रहा है। हाँ, क्या चीज का डेटा? मतलब ये सब बॉक्स जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनकम पर का। कैपिटा इनकम ऑफ। रीजन्स नीचे देखो, जैसे ईस्ट एशिया और पैसिफिक वाला रीजन में है, तो डार्क पिंक पड़ रहा है, इसका मतलब लो इनकम कंट्रीज बढ़ रही है।
फिर कम हो रही है, लोअर मिडिल वाली बढ़ रही है, अपर हायर बढ़ रही है, घट रही है। ये क्लियर हुआ आपको सबको? तो ये जो होता है ना, ये पर ईयर के हिसाब से बदलते रहता है एनुअली। मतलब वो जो डेटा है कि किसको हम जो किसको हम लोअर बोलेंगे, किसको अपर मिडिल बोलेंगे, वो पर ईयर के हिसाब से बदलते रहता है। तो वो हम लोग टेस्ट बाद में करेंगे, अभी आप बेसिस आप समझ लो। नेक्स्ट लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इसको दो ब्रांचेस में डालिए। लिखिए क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। इंटरनेशनल। क्लोज्ड, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इसके बेसिस पे इकोनॉमी दो तरह से होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ये किसका क्लासिफिकेशन है, इकोनॉमिक्स का है या इकोनॉमी का है? इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमी का है। हम्म। इकोनॉमिक्स अलग है, वो सब्जेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट था। ये आपका प्लेस के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से चीजें जो बदल रही हैं उसका एप्लीकेशन है। तो ये इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ठीक है। ओके। ठीक। अब ओवरऑल आप समझ लीजिए सबकी स्टोरी, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं इकोनॉमी को, एक डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, और अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमी बोले तो जहाँ पे इनकम इन इक्वालिटी ज़्यादा है, इक्वालिटी ज़्यादा है, इनकम इनक्वालिटी। अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड में इनकम इनइक्वालिटी मतलब इनकम इक्वालिटी बहुत, क्या बोलते हैं ना, बहुत पुअर है, अच्छी नहीं है, इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। और डेवलपिंग में दैट इज़ अ ट्रांजिशन फेज। ठीक है। वो दोनों का ट्रांजिशन फेज है वहाँ पे डेवलप। फिर नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे तीन तरह से, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब प्राइवेट ही सब कुछ करेंगे, सरकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। सोशलिस्ट का मतलब सरकार ही सब कुछ करेगी, प्राइवेट का कोई चलता नहीं होगा। मिक्स्ड का मतलब दोनों ही करेंगे, प्राइवेट भी रहेंगे और सरकारी भी रहेंगे। तो भारत, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने कौन से प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड? मिक्स्ड। मिक्स्ड। तो भारत की जो इकोनॉमी रही है शुरू से ही, 1947 से ही मिक्स्ड रही है। ओके। लेकिन लेस टिल्टेड टुवर्ड्स कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। उस टाइम पे सोशल मतलब कैपिटलिज्म था, अभी सोशल उस टाइम कैपिटलिज्म। पे सोशलिज्म था, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू क्योंकि उस समय कंट्री बना था, नया नया देश बना था हमारे पास में। फोकस भी नहीं थे हमारे पास ज्यादा। तो हमारे पास कुछ भी नहीं थे। ठीक है ना, गिने चुने उस समय कौन, जमशेदजी टाटा और ये सब चीज, एक दो लोग थे वगैरह एंड ऑल ऐसा करे। तो उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, लोग गरीब थे, भुखमरी में मर रहे थे। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम पैसा दें लोगों को एम्पावर करें, लोगों का ख्याल रखें। वरना अगर उस समय कैपिटलिस्ट माइंडसेट हो जाता तो क्या होता है, मर ही जाते लोग फिर। इतना कुछ होता ही नहीं, इतने पब्लिक सेक्टर्स बनते नहीं, खुलते नहीं, आईआईटीज, एम, सेल, बेल, गेल, ये सब होते नहीं फिर। समझ रहे हो? तो सोशलिज्म की तरफ लिटिल टिल्टेड था। एट द सेम टाइम प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अपना काम कर रहे थे। तो कांग्रेस जब भी गवर्नमेंट में आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी ही रहती है, लेकिन टिल्ट किधर आता है, सोशलिज्म की तरफ, समाजवाद की तरफ, कि लोगों का हम एम्पावर करें, लोगों को बेनिफिट पहुंचाएं। बीजेपी जैसी पार्टी जब पावर में आती है तभी मिक्स्ड इकोनॉमी रहता है, लेकिन इंक्लिनेशन किधर आता है, कैपिटलिज्म के साइड में, कि लोगों से मतलब नहीं है, अमीर लोगों को एम्पावर करो उस चीज में।
तो दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजीज है। क्लियर हुआ ये? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड। नेक्स्ट आपका, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम कम है, एकदम कम है, पूरी तरह से कम है, तब वो लो आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो लोअर मिडिल आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो अपर मिडिल आएगा, हाई जाएगा तो हमने क्या देखा? ग्रीन ग्रीन, डार्क ग्रीन। यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यहाँ पे क्या है? आइए। पर कैपिटा इनकम हाई है, लोगों के पास पैसा है। ठीक। अच्छा, इसलिए अच्छा वो लोग जिंदगी जी पाते हैं। बाकी सब जो तो अफ्रीकन कंट्रीज देखो, ये सब चीज में देखो, वहां पे क्या हो रहा है? मर रहे हैं लोग, पैसा ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, क्या है क्लोज्ड इकोनॉमी बताओ? जिसमें बाहर मतलब दूसरे कंट्री से ट्रेड नहीं होगा। दूसरे कंट्री से कोई लेना देना नहीं, जो कुछ भी हम अपना ही करेंगे। जैसे लाइक नॉर्थ कोरिया, उसको दुनिया दुनिया से कोई मतलब नहीं। देखा है किंग जोंग को? उसका जहाँ दिमाग खुसकता है वहां पे तो पूरा लॉर्ड टाइप का ही चलता है। वैसे ही जैसे ये नार्सिसिस्ट है, ऐसे लोग क्या है? नार्सिसिस्ट है, मतलब खुद का बड़ाई, खुद का इम्पोर्टेंस होना चाहिए, बाकी सब को नहीं देना चाहिए। वही नार्सिज्म की तरफ भारत में भी है एक तो किंग जोंग। तो वही जो चीज है, एक तरह का खुद का ऑब्सेशन, मतलब हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, ना तो हम दुनिया को इज्जत देंगे, बस हमें चाहिए, बस हमें वाहवाही वाहवाही चाहिए बस। तो इकोनॉमी क्या रहेगी उस समय? क्लोज्ड रहेगी। आप बाहर से ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप कुछ सामान नहीं बेच सकते हो, कुछ लेकर नहीं जा सकते हो, जो कुछ भी करोगे अंदर। तो उस तरह की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब आई एम ओपन टू एवरीथिंग, कोई भी आओ, कहीं पे भी कोई जाओ, खुला छोड़ो उस चीज को। तो भारत की इकोनॉमी स्टार्टिंग में कैसी थी, क्लोज्ड या ओपन? क्लोज्ड। क्लोज थी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। सरवाइव ही करा था ना, बच्चा था पैदा हुआ, तो कैसे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा कुछ करेगा। तो इनिशियली काफी क्लोज्ड थी, मतलब ऐसे अगर देखो तो 1947, उससे पहले कैसी थी? ओपन थी। जो एंशियंट पीरियड के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे, और ये जो पूरा आपका पीरियड है ना, ये काफी इकोनॉमी इंडिया का जो जीडीपी था पूरे दुनिया का 25% था, 1/4। समझ सकते हो? पूरे दुनिया का कैप्चर था इंडिया का। 25% का ट्रेड पूरे दुनिया भर का सिर्फ और सिर्फ इंडिया से होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिसंस थे, हैंडीक्राफ्ट्स थे, तो यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स थे ना, वो इंटरनेशनली काफी ज्यादा डिमांड हुआ करता था। तो मुगल्स तक के टाइम में भी, गुप्ता पीरियड, मुगल्स पीरियड, मौर्यन पीरियड, तो ये जो अशोका का टाइम पीरियड है, और फिर अशोका, मौर्य, और फिर गुप्ता, फिर ये जो पूरा टाइम पीरियड है आपका, फिर मिडिएवल में फिर आपका मुगल्स, दीज वर द, क्या बोलते हैं ना उसको, काफी रिच था इंडिया। इंडिया वॉज वेरी वेरी रिच। इसीलिए अट्रैक्ट किया ना ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स इसलिए अट्रैक्ट हो गए, एक बार खोज लिए रास्ता कि हाँ यहाँ पे है, यहाँ के लोग तो हैं ही, शुरू से भक्त हैं, शुरू से स्टूपिड ही हैं, इनोसेंट हैं, इसी को कैसे ट्विल्ट कर दो, क्या बोलते हैं ना, दिमाग को घुमा दो, कुछ भी करेंगे। तो ब्रिटिशर्स आए, दिमाग का वो देख लिया, अरे ये लोग तो स्टूपिड है, ये लोग कुछ भी करो यहाँ पे। तो यहाँ क्या किया, यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, यहाँ से वेल्थ ले जाना शुरू कर दिया उस चीज में। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो इंडिया की इकोनॉमी काफी पूरी तरह से खराब होना शुरू हो गई, रुइन होना शुरू हो गई। ठीक है। तो जिसके कारण से चैलेंजेस फिर यहाँ के हमारे फोरफादर्स के पास में आ गया। अगर नहीं होता, ब्रिटिशर्स का नहीं होता, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, तो क्या होता? इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छी तरह से होती। ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया की इकोनॉमी ओपन थी, फिर क्लोज्ड हो गई, फिर से 1990s में जाकर के एलपीजी आकर के ओपन हो गई, दुनिया पे जाकर के हम लोग ओपन हो गए। इसलिए हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता रहता तो क्या बोलते हैं, हाँ पहले तो इंडिया की इकोनॉमी क्लोज थी, अब तो ओपन होगी 1990 से। लेकिन बिगर पिक्चर क्या था? अरे इंडिया तो 1947 के बाद थोड़ी ही है, उससे पहले भी तो है ना भारत, उससे पहले भी तो देश है ना हमारा। ठीक है। हालांकि वो फ्रेगमेंटेड में है, लेकिन हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट आया समझ में, क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फीचर्स ऑफ अनडेवलप्ड स्लैश अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। फीचर्स ऑफ अनडेवलप्ड स्लैश
अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब सिर्फ इसके फीचर्स जानेंगे हम लोग, इसी के बेसिस पे सब कुछ डिफाइन हो जाएगा। इसी को पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डेवलप्ड। इसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेवलपिंग। तो लिखिए नंबर 1, लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम। नंबर 2, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नंबर 3, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 4, रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी। नंबर 5, मोर अनएम्प्लॉयमेंट। मोर अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 6, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 7, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। नंबर 8, लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो रिपीट करेंगे ह्यूमन कैपिटल के बाद। लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। लैक ऑफ। लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। नेक्स्ट, लैक ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेशन। लैक ऑफ इक्विटी। हाईली डिस्क्रिमिनेटरी एलिमेंट्स। हाईली डिस्क्रिमिनेटरी एलिमेंट्स। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। लैक ऑफ रैशनल थॉट एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट। लैक ऑफ रैशनल थॉट एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट। कंजर्वेटिव एंड क्लोज्ड माइंडसेट्स। कंजर्वेटिव एंड क्लोज्ड माइंडसेट्स। ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें, बट ये मेजर मेजर कारण है, ये मेजर मेजर फीचर्स हैं। तो कोई भी देश में, कोई भी कंट्री में आपको ये सारे एलिमेंट्स दिख जाए तो आप क्या बोलोगे, अंडर डेवलप्ड, अनडेवलप्ड। चलो एक एक करके, चलो डिस्क्राइब करते चलो। कितने पॉइंट्स हुए? 17। 17। ओके, चलो एक एक करके सीरियली क्विकली एक्सप्लेन करते रहो। तृप्ति।
एक पॉइंट, फिर नेक्स्ट अक्षया, फिर आशीष, फिर तृप्ति, फिर अक्षया, फिर आशीष। एक एक पॉइंट लो फास्ट। लो पर कैपिटा इनकम मतलब यही है कि अब लोगों की जो बेसिक्स है, खरीदने की जो कैपेसिटी होती है, परचेजिंग पावर, वो बहुत ही कम है, एक तरीके से बोल सकते हैं। उनकी जो इनकम्स वगैरह है वो उनकी बेसिक चीजों में ही खत्म हो जाती है, वो उससे ऊपर कुछ कर ही नहीं पाते। तो इससे समझ सकते हैं। अक्षया। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब जैसे कि हट्स में रहना या फिर जस्ट बेसिक क्लोथ्स पहनना। फूड भी ऐसे हाई फाई पिज्जा बर्गर नहीं, मतलब लो लेवल दाल राइस ऐसे कुछ स्टैंडर्ड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड वोड घटिया रहेगा, पुल ब्रिज ब्रिज अच्छा नहीं रहेगा, या फिर हॉस्पिटल वगैरह ये सब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब ये सब पुअर पुअर रहेगा। नेक्स्ट। रैम्पेंट रैम्पेंट पोवर्टी तो मीन्स वही हो गया कि पोवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, और मतलब मैक्सिमम ही है, एक तरीके से बोल सकते हैं, अनकंट्रोलेबल है। ओके अक्षया। मोर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इज टू टाइप्स, मतलब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि काम करते हैं लेकिन उसका पैसा नहीं आता, या फिर लेबर वर्क लाइक एक एक साल में कुछ महीने के लिए काम होती है, कुछ महीने के लिए काम नहीं होती है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लैक ऑफ ओके। स्किल्स भी होती है। बेरोजगारी, लोगों के पास जॉब ही नहीं है। ठीक आशीष। लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नाम भर कर रह जाता है। तृप्ति। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है तो मतलब वो ये कि वो आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस? प्रोडक्शन मतलब एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्टिविटी मतलब उस काम करने के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ। द एफिशिएंसी। एबिलिटी टू प्रोड्यूस। हाँ। किस एबिलिटी से हम प्रोड्यूस? यहाँ पे एबिलिटी नहीं है लोगों को, क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे? एबिलिटी देंगे तब तो करेंगे। तो मतलब एनवायरनमेंट देगा देगा तब ना। यहाँ पे तो खाली अंबानी अडानी को एनवायरनमेंट मिलेगा तो वही करेगा प्रोड्यूस, बाकी लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट अक्षय। लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होती है जो भी ह्यूमंस है, इंडिविजुअल्स, उसके लिए नॉलेज या फिर लिटरेसी स्किल्स ये सारे यूज करके कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट करना, ये थोड़ा कम है ह्यूमन कैपिटल। इंडिया में क्या स्टेटस है ह्यूमन कैपिटल का? अच्छा हो रहा है या बर्बाद हो रहा है? बर्बादी से, मतलब बर्बादी होगा ना। अपॉर्चुनिटीज। लोग बच्चा पैदा हो करके निकला नहीं अंडा से, रील्स चलाना और रील्स बनाना शुरू किया, तो ऑब्वियसली उसका दिमाग में क्या जाएगा? गोबर ही जाएगा, कचरा ही जाएगा, उसके ना स्किल्स किस पे फोकस है, ना कुछ भी है, तो काम कैसे करेगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड तो वेस्ट जाएगा उसका। अब जैसे आप वीडियो मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कि हमें अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। तो जो दिमाग ही नहीं लगाने की जरूरत है तो फिर मैं मतलब सारे लोग ये दिमाग नहीं लगाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? फिर नेक्स्ट। हाई अभी डिपेंड। स्कूल्स में जो भी प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं सर स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो चैट जीपीटी में डाल रहे हैं, और क्या ही होती कुछ बना भी रहे हैं तो उसको उतना प्रमोट भी नहीं किया जा रहा है। मतलब आईआईटी वाले में से तो निकल भी जा रहे हैं, और जो बड़े हाई फाई स्कूल्स हैं उधर से भी इनोवेशन इनोवेशन नजर आ रहा है। जो छोटे छोटे एरिया से जो बच्चे इनोवेशन कर रहे हैं उसको भी तो प्रमोट नहीं किया जा रहा है, कहाँ हो रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग, मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि अ, जो टीयर 3 स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ के लोगों में टैलेंट है, पोटेंशियल है, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हम्म। और आईटीज एनआईटीज में अधिकतर क्या होता है ना, एलिट्स के बच्चे जाते हैं, उनका एक ही पर्पस रहता है, बस सोसाइटी कंट्री से पैसा लूटो। वो जो एक होता है ना देने का, मैंने बहुत हार्डली देखा है वैसे लोगों को। अधिकतर आप देखिएगा उनकी मेंटालिटी, जो आईटी से अधिकतर जो पास आउट होते हैं उनका ये रहता है तो फॉरेन में चले जाएंगे सेटल होने के लिए, या तो कुछ और करेंगे, मतलब अपनी ही जिंदगी का बेनिफिट उठाएंगे। कंट्री सोसाइटी के बारे में बहुत कम ही है जो मतलब आकर के रुक करके सोचते हैं या फिर लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अधिकतर वही है, सोसाइटी से कंट्री से लूट के जाना।
और लेकिन जो अंदर में देने का जो कैपेबिलिटी है वो अधिकतर मेरे को गवर्नमेंट स्कूल्स और मतलब टीयर 3 स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में वहां पे दिखता है लोगों पे डिफरेंस। आप भी पर्सनली, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेंस है, तो आपको आप भी मैंने देखिएगा भी उस देखा चीज को। सर, मतलब वो एक तरह से बोला जाए तो वो शार्पेस्ट ब्रेन है कंट्री के, लेकिन इनोवेशन के नाम पे जीरो है। सिर्फ वो टैलेंट का सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं। वही अपना और सेल्फ बेनिफिट और अपना वो चीज। कोई प्लेटफॉर्म भी मिलता है ना उनको, जो आप प्रोफेसर्स हो गए या एलीट हैं तो ऑब्वियसली उनको प्लेटफॉर्म ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि वो वहां से प्रमोट ही किए जाएंगे। और वहां तक, और जो इधर जो छोटे मोटे हैं, जो गवर्नमेंट इधर के आ गए, तो उनमें हो जाता है कि उनके लिए वो ही ज्यादा हो जाता है कि उनके लिए वो वहां मतलब स्ट्रगल खत्म हो जाता है और उनका उसके बाद शुरू होता है। तो राइट ये राइट राइट। ये डिफरेंस आ जाता है उसमें। यस। नेक्स्ट। हाई डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब इसमें ये कि जो इंडिविजुअल रहते हैं वो ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं या तो गवर्नमेंट पे या फिर कोई मतलब रिच पीपल पे, कोई कैपिटलिस्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे। डिपेंडेंसी देखो तो पूरा जो वर्किंग क्लास है हमारा, कितने साल से कितने एज के बीच में जनरली काम करते हैं भारत में? ऐसे तो सब बच्चे भी करते हैं। तो ये मतलब ऐसे ऑफिशियली बोले तो सपोज मान लीजिए 18 साल से बच्चा किया, उसके बाद से काम करना शुरू किया, 59-60 साल तक लगभग काम किया। तो स्टार्ट कर 18 सकते से लेके 60 साल तक ये तुम्हारा काम करने वाला कैपेबिलिटी है। अब इसके पहले वाले जो बच्चे हैं, मतलब 0 से लेकर के 17-18 साल तक, और इसके बाद के जो बूढ़े लोग हैं दैट इज 60+ एंड so on, तो वो लोग किस पे डिपेंडेंट हैं? इसी वर्किंग वाले इस पे। क्योंकि काम तो यही करेंगे ना, यही कमा के लाएंगे, तो जो बाकी बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, बूढ़े काम नहीं कर रहे हैं, वो चीज। तो ये हो गया। अब इसी एज ग्रुप में भी आप देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट हैं दूसरों पे। तो अगर वहां पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाए तो लोड पड़ेगा वर्किंग वाले एज ग्रुप पे। अगर वर्किंग एज ग्रुप पे अगर लोड पड़ेगा तो क्या होगा? उनका वो हरासमेंट होगा, मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, उनका बर्नआउट होगा, है कि नहीं? तो जिसके कारण से फिर वही चीज है फिर। नेक्स्ट। डिपेंडेंसी हो गया ना। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब यही है कि उनको प्रोड्यूस करने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो है नहीं उनके पास। तो ये दिक्कत है। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है एक वैसा रेशियो जिस जो कि कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट, मतलब आउटपुट बाय हम्म। इनपुट वाला क्या है कि वो चीज आई मीन मतलब कोई भी एक सामान हम बना रहे हैं, तो उसको बनाने के एक सामान को ही सपोज मान लीजिए ये हाइलाइटर को ही बनाने के लिए मेरे को इतना खर्चा हो जाए, उतना खर्चा करने के बाद मेरा एक हाइलाइटर बने, तो क्या होगा? एक डिमोटिवेशन होगा। इतना पैसा लगा उसके बाद जाकर के एक चीज बन रहा है, तो क्या हो रहा है? हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो हो रहा है। तो वो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होना क्या चाहिए? कायदे से कम होना चाहिए। अगर कम लागत में चीजें बन जा रही हैं, तब ना हम प्रेफर करेंगे बिजनेस करना। अब मान लीजिए एग्जाइडमी सेटअप करने में मेरे को सपोज लाखों रुपए पहले मेरे को खर्चा करने पड़ते, तो मेरे पास नहीं है, तो सोचें कि सोचना पड़ेगा ना, अरे छोड़ो कौन करता है। लेकिन नहीं, ठीक है चलो 10,000 में सेटअप पूरा सब कुछ रेडी हो जाएगा, लेट्स डन, तो कर लेंगे वो चीज में। तो उसको बोलते हैं कैपिटल रेशियो हाई होना, लो होना। क्लियर? नेक्स्ट। डीप सीक भी कुछ ऐसा ही काम किया था ना। डीप क्या? सीक डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी चाइना ने बनाया था, लो लो क्वालिटी मटेरियल से हाई प्रोडक्टिव। नेक्स्ट। लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, मतलब उन जगह में जो कि बैंक फैसिलिटीज नहीं है, तो सेविंग्स नहीं करते हैं लोग, सेविंग्स नहीं करते तो मनी क्रिएट नहीं होती, मनी क्रिएट नहीं होती तो मनी सर्कुलेट भी नहीं होती। तो ये सारे अंडर अंडर डेवलप्ड के रीजन से ओके कहते हैं। नेक्स्ट। सर इस पे तो दो नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव कर रहा है। कौन सा? लैक ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेशन। सर अंडर शायद नहीं होना चाहिए। ओ सॉरी, हाँ, ये लैक, ये रिप्रेजेंटेशन। हाँ, लैक ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लिखो। लैक ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स।
इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स। बताइए। द लैक ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म, मतलब रेशियो कम है रिप्रेजेंटेटिव का, मतलब लीडरशिप कम है जहाँ पे एडमिनिस्टर करना है या फिर जहाँ डिसीजन लेने का, तो वहाँ तो मतलब लीडरशिप क्वालिटी कम हो जाती है। तो रिप्रेजेंटेशन से क्या समझे आप? तृप्ति, आप एक्सप्लेन करो। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली है बहुत से ऐसी जगहों से जहाँ की वो जा करके उस मतलब वल्नरेबल सेक्शंस को रिप्रेजेंट करे, उनकी बातों को वहां पे रखे, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वहां पे इनकी तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा है जो उनकी बातों को वहां रखे ताकि उनकी इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। ओके। बस। जैसे डाइवर्स कंट्रीज में बहुत सारी अलग अलग सेक्शंस हैं, हम्म। सबका अपना अपना है। सपोज मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कारपेंटरी का। अब मान लो जो कारपेंटर है, अगर वो स्किल है ना, वो एक एक तरह का स्किल है। लकड़ी से क्या क्या नहीं बना जाता है, पीछे में देखो आपका फर्नीचर वर्नीचर रखा हुआ, बेड पलंग सब कुछ रहता है। एक से एक क्वालिफाइड, क्या बोलते हैं ना, ट्रेंड स्किल है कारपेंटरी का। इसको अगर मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर डिसीजन मेकिंग में, तो ये जो कारपेंटरी का जो बिजनेस है, इस पूरा जो इकोसिस्टम है, इसको तो बेहतर वही समझ सकते हैं ना, कारपेंटर ही समझ सकते हैं। अब कारपेंटर है ही नहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, रिप्रेजेंटेशन में। तो जो पॉलिसीज बनेगी लकड़ी को लेकर के, फर्नीचर को लेके, एक्सपोर्ट को लेकर के, इंपोर्ट को लेकर के, वो कौन बनाएगा? आईटी से पास किया हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ एक आईएएस बाबू। अब उसको घंटा पता नहीं कारपेंट्री होती क्या है, उसके इश्यूज है नहीं है। आईएएस बाबू बन गया, और फिर जाकर के वही उसको रिप्रेजेंट कर है, उसको पता नहीं, उसका पूरा खानदान में जानते नहीं कारपेंट्री क्या होती है, कभी मिला नहीं कारपेंटर से, कभी इश्यूज नहीं पता, और वही पॉलिसीज बना रहा है वहां पे जाकर के। तो ये तो स्टुपिडिटी है ना। तो अगर मान लीजिए जो जो सेक्टर है, तो इसीलिए हर सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। फॉरेन कंट्रीज में जाओ, वहां पे देखो गलत, मतलब कोई कारपेंटर है तो दे आर रेस्पेक्टेड, कोई कॉबलर है दे आर रेस्पेक्टेड। जो लोगों की अपनी डिग्निटी, अपना मतलब करते हैं वहां पे, इस तरह से नहीं करते हैं कि ऊपर छोटा है ये क्या है, वहां पे खुद अपना वो चेस करते हैं। भारत में कचरा फेंकते हैं इधर, डस्टबिन को छोड़ करके हर जगह कचरा फेंकते हैं। वहां पे लिखा रहता है यहाँ पे टॉयलेट करना मना है, लेकिन फिर भी वहीं खड़ा होकर टॉयलेट करेंगे। मतलब ऐसा थॉट सोच रहता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। लैक ऑफ इक्विटी मतलब एक तरीके का इनइक्वालिटी हो गया ये। जस्टिस हो गया या फेयरनेस वो नहीं मिल पा रही लोगों को जो मिलनी चाहिए, चाहे वो अपॉर्चुनिटी में हो चाहे और भी चीजों में हो। सर अब यही लोग नेक्स्ट। यूरोप जाते हैं तो फिर डस्टबिन खोजते हैं। हाँ, वही वहां पे जाकर के ये चीज में कर। अभी तो हाल में ही वीडियोस देखा था, तो यहाँ पे इतना ज्यादा ये था ना अब, इसलिए तो यूएस बैन लगाता है ना, अब यूनिवर्सिटीज में बैन लगा दिया कि जाके यहाँ से जाके वहाँ गंदगी फैलाते हैं। अब यहाँ की गंदगी मेंटालिटी लेकर के वहां पे भी जाके गंदगी फैलाएंगे, तो ऑब्वियसली वहां के लोग बैन करेंगे ना। आपने आपने देखा है कि नहीं देखा, मैंने हाल में कनेक्टेड रहता हूँ तो दिखता है वहां पे जाकर के स्टुपिडिटी, मतलब हद है। गंदगी फैलाते हैं वहां पे जाकर किधर, मतलब कैसे कैसे करते हैं वहां पे। वहां पे इतना रोड नीट एंड क्लीन रहता है, फिर भी जाकर के चिप्स का पैकेट इधर फेंक के आएंगे, उधर फेंक के आएंगे। सिविक सेंस का नाम का कोई चीज नहीं है चीज में। नेक्स्ट। हाईली डिस्क्रिमिनेटरी एलिमेंट्स मतलब जो भी इक्वालिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज या फिर इनकम इनकम इनइक्वालिटी या फिर नॉलेज इनइक्वालिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन दिखने लगती है। तो जहाँ पर हाई ओके, डिस्क्रिमिनेशन होती है तो अंडर डेवलप। नेक्स्ट। ह्यूज इनकम इनक्वालिटी, मतलब कोई बहुत ही अमीर है कोई बहुत ही गरीब है, जैसे इंडिया का केस में मतलब इंडिया का 80% वेल्थ 1% लोगों के पास है, बाकी जो 20% वेल्थ है वो मतलब 99% लोगों के। इंडिया का लोअर मिडिल क्लास, और स्पेशली पूरा तो छोड़ दो, डेली वेज है तो डेली काम करना है तो ये अलग बात है। अधिकतर सफरर्स जो है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज ही है, अपर वाला का तो ठीक ठाक चल जाता है फिर भी।
लोअर मिडिल क्लास का है कि मतलब अननेसेसरी स्ट्रगल है। आप देखो अननेसेसरी स्ट्रगल, अगर आप किसी क्लोज फैमिली को आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो क्या चीज के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तो जॉब मिल जाए, और कितना सैलरी, हाँ 10,000 की नौकरी में 10,000 कमाने के लिए लोग इतना स्ट्रगल। और एट द सेम टाइम कोई हर सेकंड 10,000 रुपया उड़ा रहा है। हर सेकंड 10,000 रुपया ऐसे फूक करके उड़ा रहा है। 10,000 का चाय पी रहा है, 10,000 का कॉफी पी रहा है, एंजॉय कर रहा है ये चीज में। तो ये जो पूरे डिस्पैरिटी है वो तो अपने ही देश में है। तो जिस देश में ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है वो कैसे डेवलप, विश्व गुरु कैसे बनेगा फिर। नेक्स्ट। लैक ऑफ रैशनल थॉट एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब ये कि यही है। रैशनल बोला जाए तो वो एक तरीके से रिलीजियस ये पे ज्यादा ही फोकस हो जाता है, रादर देन दिमाग लगाने के बजाय। और साइंटिफिक टेम्परामेंट की उनको ये है कि एनालिसिस करने का, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी खत्म है। उनको नहीं सोचना है, मतलब है ही नहीं लोगों में। तो इस वजह से सफर कर रहे हैं, और क्या, इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, वो जो सुनी सुनाई है उन पे चल रहे हैं, कोई भी चीज हो तो यही चल रहा है। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, मतलब लोग, डेवलपमेंट होगा कंट्री का? वही, वो तो उल्टा तो उल्टा डेवलप ही डायरेक्शन। नहीं है, वो डेवलप्ड फिर आप, होने में भी पता नहीं होगा फिर कि नहीं। पैसा नहीं रहता, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो फिर सोचते हैं भगवान भरोसे जिंदगी। वही हाँ, और क्या। ट्यूशन करने की जगह पे मतलब छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं पूरा, कुछ करना ही नहीं है, छोड़ देते हैं उसी चीज में। और किस्मत, और ऐसा है ना कि मतलब अगर कुछ हुआ, किस्मत को दोष देंगे। क्या मेरे किस्मत में नहीं था यार, क्या करने का ये, मतलब उसके लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे कि क्या रीजन है वो फाइंड आउट नहीं करेंगे, किस्मत को दोष देंगे। क्या जन्म में कोई पाप किए होंगे। मैं तो पापी हूँ, ऐसे ही पैदा हुआ, छोड़ दे। और एग्जैक्टली ये मेंटालिटी, आप लोगों से मिलो, उनका गजब थॉट है, मतलब देख करके लगेगा अरे यार कैसे लोग हैं यार ये लोग, कुछ करते ही नहीं, करना ही नहीं चाहते हैं ऐसा, और अननेसेसरी चीज में पड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ मेजर फीचर्स हैं एक अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड की। इंडिया को दो इट इज कहा जाता है डेवलपिंग है, बट मैं ये मानता हूं कि ये अनडेवलप्ड है और अंडर डेवलप्ड है। यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शंस है जहाँ पे चीजें थोड़ी सी अच्छी जा रही है, लेकिन अधिकतर मेजोरिटी ऑफ केस में, और अभी फिलहाल जिस डायरेक्शन में इंडिया जा रहा है, अगर ऑब्जर्वली क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो इंडिया पहले आगे बढ़ रहा था 1947 से लेकर के धीरे धीरे 2000 तक आगे बढ़ रहा था। फिर सडनली से एक महामानव का जन्म होता है, और उसके बाद फिर सत्ता पे बैठते हैं, फिर इंडिया पीछे जाना शुरू होता है, पीछे जाना शुरू होता है। अब जब मतलब तक ये क्या रिलेशन कहते की हैं, खराब करनी है बाहर से। पहले तो फिर भी ठीक ठीक चल रहा था, अभी तो मेरे को नहीं लग रहा कि ठीक चल रहा है, खराब ही हो रहा है वो। वर्स्ट होते जा रहा है सब कुछ, और सिर्फ फाइव यूएस की टर्म में नहीं, और भी चीजों में। 5 ट्रिलियन भी हुआ सर जीडीपी, तो वो कुछ लोगों का है पैसा वही, उसमें। ऑब्वियसली। यही बात तो नहीं समझाते ना लोगों को, नहीं समझ में आता है लोगों को। वही, तुम्हारा 10 ट्रिलियन हो जाए, 30 ट्रिलियन हो जाए, और उसमें से कुछ ही लोगों का हो, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वही भुखमरी में है, तो क्या ही मतलब है फिर ऐसा 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है, पता ही नहीं, विकसित भारत 2057, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है। एक्चुअली उनका अडानी प्लान तक। है कि अंबानी अडानी को पैसा दे देना है पूरी तरह से, जो भी बचा कुचा है वो सब दे देना है 2047 तक। ये एक्चुअली है, ये थॉट है और प्लान है। तो हम लोग को वो समझाना पड़ेगा, मतलब हम लोग इसलिए समझ रहे हैं, देखो अब ये इतना सारा डिस्कशंस हुआ, इतने सारे चीजों को हम लोगों ने काफी बारीकी से समझा, दिमाग का बत्ती खुला, एक एक्सपेंशन हुआ माइंड का। अब अगर कोई सामने अगर बैठा रहेगा तो हम तो उसको समझा पाएंगे ना, बेहतर तरह से उसको हम समझा पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि मतलब एजुकेशन इज पावर, अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो आप सामने वाले को बेहतर तरह से आप समझा सकते हो। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बस नौकरी पालो, एजुकेशन का मतलब है कि आप उसको चेंज लाओगे ना, उसको एक थॉट प्रोड्यूस करोगे, उसका आगे बढ़ाओगे, उस चीज को सोचने पे मजबूर करोगे। एजुकेशन मिल गया और क्वेश्चन ही नहीं है इंसान के लाइफ में, तो इसका मतलब किस बात का एजुकेशन है? एजुकेशन का मतलब ही क्वेश्चन अराइज करना है, क्वेश्चन अराइज करना है। कि आप किसी और को चेंज करो नहीं करो, खुद तो चेंज हो जाओ, खुद कि तो वो चेंज हो। इनहेरिट आगे जाकर के किसी और में। एटलीस्ट उतना वो बेयर मिनिमम है, यू कैन डू दैट। तो वो भी नहीं होता किसी से तो। वही है। ये घर का ही है, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मतलब अब ठीक है, वो एज हो गई है तो अब उनको समझाना तो बराबर नहीं है,
कोई, मैं बोलती भी नहीं हूँ उधर। मतलब नानी और इन लोगों का सुनो तो होता है ना थोड़ा रिलीजियस वो में, मैं भी हूँ, मानती हूँ, लेकिन रिलीजियस का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही दिमाग ही खत्म कर दो, ऐसा दिमाग नहीं खत्म होता। कर। मेरे हिसाब से लगता है कि उसका मतलब है कि आप अपनी पीस को ध्यान रखो और अपना काम सही करो। ये नहीं कि उसमें थोप रहे हैं कि हाँ ये हुआ है तो इसी वजह से हुआ होगा, मैंने कुछ खराब, अरे अच्छा सोच के करो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो लोगों में। मतलब अब जैसे कोई नीचे ये का अगर आया, ठीक है, तुम थाली दूसरे में दे रही हो उसको खाना, तो क्या फायदा ना, अगर तुम कितनी भी रिलीजियस हो गई हो, क्या फर्क पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन तो दिख गया ना वहां पे। मैंने कितनी हम्म। गाली सुनी है मैंने घर पे कि ये ऐसे कैसे कर देती है, मैंने बोला भाई क्या हो जाता है, ऐसे तो कुछ नहीं होता, मैं तो सुना देती हूँ। तो मेरे से बोलने नहीं आते, लेकिन हाँ मतलब यही है कि लोग सोच नहीं पा रहे। अगर हमको पता भी है, सामने दिख रहा है कि गलत है, तो वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, खुद में चेंज नहीं करना चाह रहे, तो बाकी में क्या ही चेंज होगा। राइट राइट। तो वही चीज़ है, देखिए एक्सपेंशन होता है माइंड का ना, तो कंट्री प्रोग्रेस करता है। एक से जैसे तृप्ति ग्रो कर गई, तो जाहिर सी बात है वो ऐसा इकोसिस्टम, गंदा इकोसिस्टम अपने आसपास होने नहीं देगी। सिंपल सा बात है। अंदर से वो फील ही नहीं आएगा कि वो गंदा इकोसिस्टम मैं उसमें रहूं। तो वरना क्या ही मतलब है फिर इतना एजुकेशन होने का। एक होता है ना कि एजुकेशन जब मिल जाता है इंसान को सही विजडम वाला, तब कुछ भी हो जाए, नो मैटर इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द सिचुएशन, अंदर वो कॉन्शियस और सोल अलाउ नहीं करता है कि मेरे सामने कुछ इनजस्टिस हो या कुछ ऐसा रहे। तो मेरे एब्सेंस में करो, तुमको जो करना है करो, लेकिन जब प्रेजेंस है तब तो ऑब्वियसली वो चीज नहीं हो पाएगा। और यही सोचो, ऐसे अगर डायमंड्स हर घर में अगर पैदा हो गए तो चीजें बदलेगी ना। सपोज अक्षया के घर, अक्षया का एक्सपेंशन हो गया, अब अक्षया विल बी वेरी स्ट्रांग कि मेरे घर में कोई ऐसा कुछ करेगा ना मैं करने नहीं दूंगी। तो वो एक ऑरा क्रिएट होगा। अब वो धीरे 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 वो क्या होता है ना, सोच धीरे धीरे सिंक करता है। अब अक्षया का वो चीज देख करके आज नहीं तो कल समझेंगे लोग, आज नहीं तो कल थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो ट्रांजिशन आएगा। तो वो चीज बहुत जरूरी है, इसलिए हमें खुद पे चेंजेस लाना है। बी द चेंज यू वांट टू बिकम, दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये चीज है, बहुत पावरफुल वर्ड है ये। मतलब जो चीज देखना चाहते हो ना खुद पे लेके आओ, फिर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। फिर देखो वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, लोग वैसा निगेटिविटी वाला वो सब चीज कर देंगे। तो ये सारे क्वालिटीज थे अनडेवलप्ड कंट्रीज के। इंडिया दो डेवलपिंग, बट ये सारे के सारे क्वालिटीज हैं इंडिया में। तो मतलब ये चीज है। ठीक है। अब इसी चीज को आप पलट दो, जस्ट रिवर्स इट, किसका क्वालिटी हो जाएगा वो? डेवलप्ड। 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 ठीक है, डेवलप्ड का। तो जब मैं छोटा था नर्सरी से मैं ये बात सुनते आ रहा हूँ, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। 30-35 साल हो गए, स्टिल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आगे भी आगे होता जाएगा, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो रूट कॉज पता है चला ना कि ये सब कारण है, इस पे हम लोग काम नहीं करेंगे तो दो ऐसा ही रहेगा। हम लोग खुशी के लिए बोल देते हैं इंडिया ग्रो कर रहा है, डेवलप, अरे इट इज गोइंग अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड हो रहा है ये। तो इसको अगर सही समय पे कंट्रोल नहीं किया गया तब तो ये देश रहने लायक नहीं रहेगा। फिर बुरिया बस्तर निकालो, भागो डेवलप्ड कंट्री में। एटलीस्ट जिएंगे तो कम से कम थोड़ा बहुत भी, जो 30-40 साल मुझे मिला है अगर जीने के लिए। थोड़ा दिमाग आ रहा है कि ये रहने लायक नहीं रहा है, तो वो तो छोड़ के जा ही रहे हैं, कहाँ रह हाँ, रहे हैं इतने आप। सारे लोग। डेटा आप यह देखा है आपने, कितने लोगों ने छोड़ दिया भारत की नागरिकता। फॉरेन मिनिस्टर का बेटा, तो उसको पता है, वो तो इंडिया का खुद कैबिनेट, उसका फॉरेन मिनिस्टर का, अधिकतर कैबिनेट मिनिस्टर से भेजते फॉरेन सिटीजनशिप लेकर के भाग जा रहे हैं। उनको रियलिटी पता है, और वो लोग ये सब चीज से अनटच्ड है ना। वो थोड़ी ना जिए हैं एक स्लम की लाइफ, वो लोग थोड़ी जिए हैं आकर के यहाँ पे गरीबों की वाली जिंदगी। तो उनको दूर से दिखता है कि अरे ये सब ये कीड़े मकोड़े हैं, छोड़ो यहाँ से, निकलो यहाँ से। लेकिन वही एट द सेम टाइम वही देखता हूँ, कुछ ऑर्डर देता हूँ तो ब्लिंकिट वाले आता है, इंस्टामार्ट वाला आता है, जोमेटो वाला जब आता है तो होता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रगल में है बेचारा, 7,000 8,000 कमाने के लिए दिन भर राइड पे लगा हुआ है। फिर पूछता हूँ कि घर कैसे चलाते हो, तो नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रही है, ऐसा है वैसा है। फिर बोलते हैं कि अच्छा, तो पूछते हैं कि अच्छा ठीक है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन कुछ नहीं। तो वो वोट किसको दिए थे, हाँ वोट तो मोदी को दिए थे। बोले क्या है भाई तो वही देखा कितना गजब है कि मतलब ये पॉलिटिकल लिटरेसी इतना हाई हैवी है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। एक होता है ना कि वही पियक्कड़ पति की पत्नी, जो बोलती है मेरा पति कितना भी मारे उसका पियक्कड़ पति,
तो पत्नी क्या बोलेगी, मेरा पति मेरा देवता है। देखा है वो वाला बॉलीवुड वाला एक movie, मेरा पति मेरा देवता है। मतलब उसका दारू पी करके आता था, मारता था, मेरा पति मेरा देवता है। तो वही सीन क्रिएट हो रहा है। लोग को पता है कि सॉल्यूशन क्या है, कहाँ से सॉल्यूशन करना है, हमें चेंजेस करने हैं, खुद में भी चेंजेस करने हैं, इकोसिस्टम के नए सही लोगों को पावर देना है। लेकिन नहीं, पावर गलत लोगों को देना है और स्ट्रगल करते रहना है, अननेसेसरी स्ट्रगल करते रहना है। मैं खुद ही अपने फैमिली का स्ट्रगल देखता हूँ कि मुझे बीटेक फालतू का करने के लिए 10-12 लाख रुपए खर्चा हुए, मम्मी के जेवर वो गिरवी रख गए, कहीं से उधार आ गए, ये वो आ गए, और उसके बाद फिर 10 लाख लगा करके बीटेक करने के बाद फिर रियलाइज पता चला सारे पब्लिक सेक्टर्स बिक गए, जॉब ही नहीं है। फिर क्या सेंस बनता, तो वेस्ट हो गया ना, वही 10-12 लाख रुपया बिजनेस में लगाता तो कुछ और ही होता, बिल्डिंग ही खड़ा करता था रियल एस्टेट में, तो उससे ही इनकम हो जाता है। तो है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में मिसिंग है एक्चुअली। मेरे जो मेंटर हैं, उनका 20+ सोर्सेस ऑफ इनकम है, 20 अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम है, क्योंकि क्योंकि इंडिया के नहीं है, मतलब ये क्या बोलते हैं ना कि अधिकतर उनका फॉरेन में ये सब चीज रहता है ना, तो वहां का जो माइंडसेट रहता है ना, उनको ये सिखाया जाता है भाई पैसा कमाना इज इंपॉर्टेंट। बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा इज अ fuel। भारत में क्या है, खाली पढ़ो, खाली पढ़ो। किस लिए पढ़ो भाई, वो बताते ही नहीं है, उनको अल्टीमेट एम ही नहीं बताते कि पैसा इज इंपॉर्टेंट, वो जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं ये सब अंडर डेवलप्ड है ना, ये सब चीज हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वालिटीज थे अंडर डेवलप। एक लास्ट लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल, 3 ब्रांचेस बनाइए, मेक 3 ब्रांचेस टाइप्स ऑफ कैपिटल के, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, मेक 2 ब्रांचेस फर्दर, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब शॉर्ट शॉर्ट में लिखते चलो, फिक्स्ड कैपिटल के नीचे वर्टिकल एरो दीजिए, वहां पे लिखिए लैंड, बिल्डिंग, हाउस, परमानेंट एम्प्लॉय, सैलरी। तो ये सब फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब एक फिक्स्ड आपको सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है। आप लैंड है तो ऑब्वियसली उसको आप उसका तो कीमत बढ़ेगा ही ना, एसेट है वो आपका। अब लैंड का प्राइस थोड़ी ना एक बार लेकर के छोड़ दो, 5 लाख रुपए में लिया था, 10 साल के बाद हो गया 5 करोड़ का दाम है उसका। तो वो तो फिक्स्ड हो गया आपका। सैलरी आपका है, कहीं पे आपको मंथली सैलरी मिल रही है, ठीक है, आप वो, तो ये सब आपका फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में वर्टिकल एरो दीजिए, लिखिए रॉ मटेरियल, फ्यूल, कैजुअल लेबर्स, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी। रॉ मटेरियल, फ्यूल, कैजुअल लेबर्स, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी। वर्किंग कैपिटल मतलब वैसे पैसे, वैसे मनी जो आप वर्किंग रनिंग में है। रॉ मटेरियल है तो वो फिनिश्ड में जाएगा, वेजेस है तो वो देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो उसको देना, कैजुअल लेबर्स जो है जो डेली वेजेस हैं तो उनको वो सब मूविंग है। तो ये सब वर्किंग कैपिटल है जो पूरा वर्किंग में दौरान होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वर्टिकल एरो दीजिए, लिखिए हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग। ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग। फिर सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल में लिखो फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, बॉन्ड, रिलेशंस, एटसेट्रा। फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, बॉन्ड, रिलेशंस, एटसेट्रा।
ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए वर्किंग एज। नेक्स्ट हेडिंग वर्किंग एज। वर्किंग एज। अब वर्किंग एज का एक डायग्राम बना लो। मेक अ, एक नंबर लाइन बनाइए। मेक अ नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। वहां पे आप नंबर लाइन पे शो कर दीजिए 15 और फिर 60, मतलब 59 कर दो क्योंकि 60 साल में रिटायर होते हैं। तो 15 से 59/64। कुछ लोग 65 साल में रिटायर होते हैं, कुछ लोग 59 साल में रिटायर होते हैं, तो मतलब 59 ईयर्स तक काम करेंगे। 60th साल में जाएंगे तो हो गए बाहर। तो 15 से लेकर के से 59/64, ये इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है। इंडिया में 15 साल, 14 साल तक अलाउड नहीं होता है बच्चों को काम करना। 15 साल से कुछ कुछ कर सकते हैं। तो 15 से 15 से 59/64। तो ये जो उसको शेड कर दो, 15 से 59 वाले पोर्शन को आप शेड कर दीजिए। वहां पे आप लिखिए वर्किंग एज। वर्किंग एज। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो। लिखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो ब्रैकेट में COR इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस्ड। उसके नीचे लिख लो इफ COR इज हाई। इफ कैपिटल आउटपुट रेशियो, इफ COR is high, it means you need more capital to produce. It means you need more capital to produce each unit of output. Each unit of output. एरो दीजिए, लिखिए प्रोडक्शन इज लेस एफिशिएंट। प्रोडक्शन इज लेस एफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ COR is low, if COR is low, it means you can produce more output. It means you can produce more output with less capital. With less capital. एरो दीजिए, लिखिए प्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंट। प्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंट। तो ये COR जानना क्यों जरूरी है? ताकि ये पॉलिसी मेकर्स के लिए जानना जरूरी है कि कौन से हम कैसे करेंगे जिसका COR हमारा लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। लो। दो। लो होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए विकसित भारत। नेक्स्ट पुट द हेडिंग विकसित भारत। स्टोरी समझ लो। 2022 में, 2022 में ये कॉन्सेप्ट आया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने ये प्लान बनाया कि अगला 25 साल, मतलब 2000 से 25 साल कितना हो जाएगा? 2020 प्लस ऐड करो 25, 2047, 47। 2027। तो 2022 में ये कॉन्सेप्ट आया नीति आयोग के द्वारा। उन्होंने बोला कि 2025, आज से 25 साल के बाद हम
विकसित भारत बना देंगे, और विकसित भारत 2047 में बनेगा। तो क्या विजन है विकसित भारत का? विकसित भारत का विजन है कि हमें $30 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी करनी है। और उनका ये टारगेट था कि 2027-28 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है। उसके बाद $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है। उसके बाद 2030 में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है। और फिर 2047 में $30 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है। तो 2022 से लेकर के 2047 तक ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को बोला गया है अमृत काल। तो अभी कौन सा काल चल रहा है? अमृत काल। तो अभी हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं। ठीक है, 2022 से लेकर के 2047 तक। अमृत काल जब खत्म होगा तो भारत विकसित हो जाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। तो इसको लिखो 2022, एरो दीजिए, लिखिए 2047। 2022 पुट एन एरो एंड देन राइट 2047। एरो के ऊपर लिखो अमृत काल। 2022 को सर्कल कीजिए, लिखिए कॉन्सेप्ट बाय नीति आयोग। कॉन्सेप्ट बाय नीति आयोग। फिर लिखो 25 ईयर्स ऑफ अमृतकाल। 25 साल अमृतकाल अभी चलेंगे। अब उसका बाइफर्केशन लिख लो कि क्या क्या टारगेट्स था। देखो 2027 28, 2027 28, एरो दीजिए, लिखिए $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, मतलब डॉलर लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर ट्रिलियन लिखेंगे। 28 में। 2027-28, 2027-28 में एरो देंगे, फिर डॉलर का सिंबल देंगे, 5 लिखेंगे, फिर ट्रिलियन लिखेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं? $5 ट्रिलियन। $5 ट्रिलियन। तो डॉलर पहले लिखते हैं लेकिन बोलते हैं बाद में। तो $5 ट्रिलियन। उसके नीचे वर्टिकल एरो दीजिए, पुट अ वर्टिकल एरो, देन राइट 2030। 2030 का एम क्या है? $10 ट्रिलियन। फिर 2047, उसके नीचे लिखिए $30 ट्रिलियन। थर्टी सेवन एक्चुअली सही है हमारी, हाँ क्या बोले? 47 में 10 2047, और 2047। 2047। तो पहुंच गए ना? अभी हम लोग कहाँ पे हैं, कितना $1 ट्रिलियन पे हैं? 5। 5 पहुंच गए ना शायद, $5 ट्रिलियन। 4.7 पहुंच हाँ, गए। लगभग वही पहुंच पहुंच गए हैं। हाँ तो पहुंच गए हैं, तो टारगेट्स हाँ अचीव करें। तो एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं पहुंचा ही देंगे। बट हमारी बात नहीं हो रही है, स्पेशल लोगों के बारे में बात हो रही है। उनका पहुंचा देंगे, सारा प्रॉपर्टी बेच करके दे देंगे अगर रहे तो। इसलिए भगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट हेडिंग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें पॉइंट लिखे फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस को सर्कल कीजिए। ये सब लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज हैं। इकोनॉमिक्स के पेपर में, मेंस के पेपर में, जब आपको इकोनॉमिक्स में अच्छा नंबर चाहिए तो आपको ये सब कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, एक नोमेनक्लेचर होता है। अगर लेमैन लैंग्वेज में आप चीजों को लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने बहुत अच्छा लिखा हो, नंबर नहीं मिलेगा यदि अगर आपने उसका लैंग्वेज को अडेप्ट नहीं किया है। ठीक, तो इसीलिए कुछ कीवर्ड्स हैं। तो हर सब्जेक्ट के 50-60 कीवर्ड्स दिमाग में सेट करने हैं, और वही कीवर्ड्स को चेपते रहना है बीच बीच में, तो नंबर भर भर के मिलेंगे। तो फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस को सर्कल कीजिए, दो ब्रांचेस में डिवाइड कीजिए, लिखिए डिमांड, सप्लाई। मार्केट फोर्सेस दो ब्रांचेस में बनाइए, लिखिए डिमांड, सप्लाई।
तो ये मार्केट के फोर्सेस हैं। मतलब मार्केट में दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक है सप्लाई, एक है डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये कैपिटलिस्ट मोस्ट के ऑफ द, हाँ इसी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही पहला पॉइंट क्या था? फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। उसके दो ब्रांचेस बनाए, डिमांड सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोस्ट ऑफ रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मोस्ट ऑफ रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट हैज लेस इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट हैज लेस इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट हैज लेस इंटरफेरेंस। एरो दीजिए, लिखिए लाइसेंस फेरे, LAISSEZ, लाइसेंस, LAISSEZ, लाइसेंस हाइफन फेरे, FAIRE, फेरे, लाइसेंस फेरे, एफ FAIRE। ब्रैकेट में लिखो एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने एक कॉन्सेप्ट दिया लेसेस फेरे। अब ये लेसेस फेरे क्या होते हैं वो मैं लिखाता हूं, उससे पहले पहले ये कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी, एरो दीजिए, लिखिए कंज्यूमर हैज मोर चॉइसेस। कंज्यूमर हैज मोर चॉइसेस। कंज्यूमर हैज मोर चॉइसेस। कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर हैज मोर चॉइसेस। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म, एरो दीजिए, लिखिए डिक्टेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। डिक्टेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, US/UK/France/यूरोप। UK/France, UK फ्रांस, US UK France यूरोप। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर ग्रेटर देन पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ग्रेटर देन पब्लिक सेक्टर। अब इसको थोड़ा समझाइए, तृप्ति समझाइए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? मतलब ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है ये। और इसमें मैक्सिमम जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट जो होते हैं वो ओन करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो मतलब सिंपली देखा जाए तो ये प्रॉफिट पे फोकस रहता है, इनका ऑब्जेक्टिव भी वही होता है। एंड इसमें एक एडम स्मिथ ने दिया है लीजेस फेरे, मींस इसमें है कि गवर्नमेंट हैज लेस इंटरफेरेंस। तो मतलब वही हो गया कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास ज्यादा चीजें हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कम इंटरफेयर कर पाएगी। एंड कंज्यूमर सॉवरेनिटी, मतलब कंज्यूमर के पास यहाँ पे आपके कंज्यूमर के पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं उनके पास चूज करने के लिए। एंड जो इसका प्राइस मैकेनिज्म होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करता है, जैसे कि देखा जाए तो US, UK, फ्रांस और यूरोप। एंड इसमें वही है कि प्राइवेट सेक्टर मतलब बड़ा होता है क्योंकि मैक्सिमम चीजें उनके थ्रू ओन की हुई है, तो वो बड़ा हो गया रादर देन पब्लिक सेक्टर। ओके गुड। अब एक टर्म है लेसेस फेरे, ठीक है, तो उसको डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिख लो, लिखिए लेसेस फेरे, हेडिंग लिखिए लेसेस फेरे, पास लिखो। 6:30 में हम लोग ब्रेक लेंगे।
एंड देन विल रिज्यूम फ्रॉम 7। आज मैथ्स का क्लास में नहीं लूँगा क्योंकि जीएस में थोड़ा खींचना है फास्ट से, तो 7 से लेकर के हम लोग फास्ट खींचेंगे आज। तो लिखिए, लेसेस फेरे इज अ फ्रेंच टर्म। लेसेस फेरे इज अ फ्रेंच टर्म मीनिंग लेट डू। लेट डू, डबल कोट्स में लिखना, लेट डू, और लेट इट बी, और लेट इट बी, लेट इट बी, मतलब करने दो, ये का मतलब होता है लेसेस फेयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स इट refers to a philosophy of, it refers to a philosophy of minimal government interference, minimal government interference in economic activities. It refers to a philosophy of minimal government interference in economic activities, comma, allowing markets to function freely, allowing markets to function freely based on supply and demand, based allowing on market supply and demand, allowing markets to function freely based on supply and demand, based on supply and demand। समझ में आया? तो इसमें बोलता है कि सरकार ज्यादा कुछ इंटरफेरेंस नहीं करेगी, जो जितना दाम पे बेचना है तुमको बेचो, कोई कैप वैप लगाने की जरूरत नहीं, लेट इट भी, जो भी है सब करो। तो ये है। लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स मीट एट 7 AM। और जो नोट्स है ना, उस नोट्स को हैंडराइटिंग अच्छा करो। और नोट्स का ये अक्षय आपको कौन सा सब्जेक्ट का बोला था? सर 7 ये बजे का इकोनॉमिक्स का वो ना? विनीता मैम ने मैसेज डाला है प्रैक्टिस सेशन के लिए, उनको आप एक बार इन्फॉर्म कर देना। हाँ, ओके ओके, ठीक है। इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स का ना? और तृप्ति आपको आईआर का। तो आईआर का जब कंसेप्चुअल लेक्चर होगा तो उसका आप पीडीएफ बना करके भेजोगे मुझे, और अक्षय आपका जो होगा इसका बना करके भेजोगे। एंड एवरीवन प्लीज यूज योर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग टू राइट। ठीक है, लेट्स मीट एट 7।